ये आपका आज का संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह भी रहा हूं कि आप लोग एडिटोरियल संपादकीय पाठ को जरूर पढ़ा करिएगा। और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। हार जीत का मनोवैज्ञानिक खेल। देखिए, राजनीति की बात हो रही है। आप सभी देख रहे हैं कि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, 18वीं लोकसभा के लिए। टोटल कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले ये उम्र 21 साल हुआ करती थी वोट डालने की। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर इसे 18 कर दिया गया था। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और इनका चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यदि चुनाव के बीच यह संकेत जाए कि कोई पक्ष हारने की कगार पर है तो एक वर्ग अपना पाला बदल लेता है। कांग्रेस इसी दाव के भरोसे लगती है। चलिए, देख सकते हैं आप लोग, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, उसी पर। अलग अलग विचारों वाला गठबंधन। आम चुनाव के लिए आईएनडीआई के घटक दलों के घोषणा पत्र उनमें आपसी मतभेद को ही बयान कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये भी आपको देखना है तो देख सकते हैं आप लोग। राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो जरूर आप लोग देख सकते हैं। वास्तविक सत्संग। सत्संग में ईश्वरीय चर्चा के दौरान सत्य बोलने, सदाचार अपनाने, काम, क्रोध और मोह लाभ जैसे विचारों से मुक्त जीवन जीने का उपदेश दिया जाता है। और इन उपदेशों को सुनने वाले व्यक्ति का जीवन यदि बदलने लगे और सत्संग में जाने के बाद व्यक्ति के स्वभाव में जो क्रोध आदि विकार थे वे खत्म होने लगे, तब यह माना जा सकता है कि सत्संग में दिए उपदेशों का असर पड़ा। और यह तो बाहरी जगत के सत्संग की कहानी है। सत्संग शब्द पर गहराई से दृष्टि डाली जाए तो इसमें सत और संग दो शब्द जुड़े हैं, यानी सत्र का संग। और इससे स्पष्ट होता है कि सत्र के साथ जीवन जीना सबसे बड़ा सत्संग है। और इस संबंध में सत्य और संग शब्दों पर मनन करना जरूरी है। सत्य यह भी है कि पहले स्तर पर तन होता है और यह तन ईश्वरीय शक्तियों का एक तरह से निवास स्थल, अतिथि गृह है। और जिस तरह विशिष्ट जनों के ठहरने के लिए साफ सुथरे अतिथि गृह होते हैं, उसी तरह भगवान के रहने का तन ही अतिथि गृह है। और इसमें जब ऊर्जा के रूप में चेतना भक्ति शक्ति आ जाती है तब पंच भौतिक शरीर महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी चेतना शक्ति के निकल जाने के बाद शरीर मृत हो जाता है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और इस चेतना शक्ति का प्रतिनिधि मन होता है। मन सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता है। जरा सा सत्य आचरण से हटते मन की अदालत से आवाज आती है, कुछ गलत हो रहा है। और इस आवाज को दबाकर बाहरी आकर्षणों के पीछे भागने का मतलब है सत्य से संग का विच्छेद हो जाना। अब यह भी कैसे तय किया जाए कि क्या असत्य है और क्या सत्य है? तब इस आंतरिक सत्संग के अनुसार जिस काम के लिए लुका छिपी की नौबत आए वह असत्य, और जिस काम में इसकी नौबत ना आए वही सत्य है। और इस तरह आंतरिक सत्संग जीवन को रूपांतरित कर देता है। तो अच्छा कॉलम देखा जाता है, देख लिया करिएगा। अब आप देखिए, नेताओं के अपराध। अब नेताओं के अपराधों के बारे में तो कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल है। और हम लोग वोटर हैं, हम लोग भी उतने ही भागीदार हैं। हम लोग ऐसे ऐसे नेताओं को चुन के संसद भवन में भी भेज देते हैं। आम चुनाव के बीच कर्नाटक में जनता दल एस के सांसद और लोकसभा प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना की ओर से तमाम महिलाओं के यौन उत्पीड़न के वीडियो सार्वजनिक होने के बाद पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले छिड़ जाने पर हैरानी नहीं है, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। और इस बार जनता दल एस भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। और ऐसा हमेशा होता है, लेकिन जो मुश्किल से होता है वह ऐसे मामलों में आरोपित नेताओं के खिलाफ गहन जांच नहीं हो पाती, और होती भी है तो धीमी गति से, और कई बार तो जांच के नाम पर लीपापोती भी हो जाती है। आरोपित नेता खुद को राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बनाने का आरोप लगाता है और विपक्षी उसे संरक्षण देने की तोहमत
मढ़ते हैं। यह ठीक है कि कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना के बेहद गंभीर मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन कर दिया, लेकिन लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह मामला कई वर्ष पुराना है और उसे लेकर पहले भी आरोप प्रत्यारोप सामने आ चुके हैं। और तथ्य यह भी है कि पिछले वर्ष जून में प्रज्वल रेवन्ना स्थानीय अदालत से अपने पक्ष में आदेश पाने में सफल रहे थे। उन्हें बदनाम करने के लिए कथित तौर पर उनके कुछ फर्जी वीडियो सार्वजनिक करने की तैयारी हो रही है और उस पर रोक लगाई जाए। क्या यह विचित्र नहीं है कि जब कर्नाटक सरकार ने इस पर गौर नहीं किया, किन वीडियो का उल्लेख हो रहा है जिन्हें प्रज्वल रेवन्ना फर्जी बता रहे हैं, वे सही भी हो सकते हैं? क्या कर्नाटक सरकार इसलिए मौन रही तब देवगौड़ा की पार्टी और भाजपा में गठबंधन नहीं हुआ था? कांग्रेस को अब उसके अपने साथ आने की उम्मीद हो रही थी। प्रश्न ने यह भी है कि यदि भाजपा को प्रज्वल रेवन्ना के इतने गंभीर मामले की जानकारी हो गई थी तो उसने इस पर जोर क्यों नहीं दिया कि सच्चाई जाने बिना वह उनकी उम्मीदवारी का समर्थन नहीं कर सकती। इस मामले में पीड़ित वीडियो सार्वजनिक होते ही जर्मनी खिसक गए प्रज्वल रेवन्ना नहीं, महिलाएं हैं, उन्हें न्याय देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह दलगत राजनीति नहीं, महिलाओं के मान सम्मान का गंभीर मुद्दा है। अपने देश में नेताओं और अन्य रसूख वालों के अपराधों के खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर सही जांच न हो पाना एक ऐसी समस्या है जो बढ़ती ही दिखती है। एक ऐसी समय यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में भी समय रहते सही तरह जांच न हो पाना शर्मनाक है। जब हर दल नारी सम्मान की रक्षा के प्रति खुद को समर्पित बताता है, यदि यह समर्पण वास्तव में होता तो क्या प्रज्वल रेवन्ना का मामला इतने दिन तक दबा रहता? और देखिए, ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को मालूम था, लेकिन एचडी देवगौड़ा साहब कह रहे थे कि ये सीट निकाल ले जाएगा, यानी कि सीट निकाल ले जाएगा। सीट जीतने के लिए तुम आतंकियों को भी, पाकिस्तान से कोई आतंकी आए उसे भी तुम टिकट दे दोगे। वही मैं कह रहा हूं, जितना राजनीति का पतन होना था हो चुका और इससे और बुरा होगा। और आप देखिए, वोटरों की तो हालत ही अलग है। जिन्हें वो रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकलते हैं। जल संरक्षण आवश्यक, और कहा जा रहा है कि 2800 से ज्यादा वीडियो वायरल हुए हैं। सोचिए, इंसान भी है या नहीं। झारखंड सघन वन से घिरा है, नदियां, झरने, झील, तालाब और कई बड़े बड़े डैम भी है यहाँ है। इसके बावजूद गर्मी आते ही भूगर्भ जल स्तर पाताल छूने लगता है। मौजूदा परिदृश्य की बात करें तो प्रयाग नदियां सूख चुकी हैं, तालाब और जलाशयों का जल स्तर काफी गिर चुका है। यह स्थिति राज्य के लगभग हर क्षेत्र की है। ऐसे में यह कहना कुछ क्षेत्रों, खासकर शहरी इलाकों में लोगों को पानी के लिए माता पच्ची और नगर निकाय प्रशासन को इसकी राशनिंग करनी पड़े तो गलत नहीं होगी। और तो और जल संकट से अब ग्रामीण क्षेत्रों भी अछूते नहीं रहे। पानी के लिए कुओं और चापा नलों पर आश्रित बड़ी ग्रामीण आबादी को भी भाग दौड़ करते देखा जा सकता है। तेजी से गिरते जल स्तर के विभिन्न कारणों में पहाड़ों को छलनी किया जाना, वन क्षेत्रों का अतिक्रमण, विकास के नाम पर पेड़ पौधों को काटा जाना और मानकों के अनुरूप पौधारोपण न होना भी है, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है। इसका असर वर्षा चक्र पर तो पड़ता ही है। दूसरी ओर आप देखिए, पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा जल का बड़ा हिस्सा वह बह जाता है। हम भूगर्भ जल का जितना दोहन कर रहे हैं, धरती को उतना दे नहीं पा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, योजनाएं बनती हैं, अभियान चलाए जाते हैं, परंतु अधिकतर मामलों में यह कागजी साबित होते हैं। चेक डैम, गार्ड वाल, कंटूर आदि का निर्माण, कुओं, जलाशय आदि की बरसात पूर्व साफ सफाई, वाटर हार्वेस्टिंग, पारंपरिक तथा आधुनिक तकनीक अपनाकर हम बहुत हद तक भावी जल संकट से बच सकते हैं। आवश्यकता है तो बस दृढ़ इच्छा शक्ति की। एक बार आप लोग झारखंड को और कर्नाटक को देख लीजिए, क्योंकि काफी चर्चा हो रही ना इनकी। वैसे न्यूज वाली क्लास में मैं बता भी देता हूं, और फिर भी आप लोग याद रखा करिएगा, किसी राज्य के बारे में हो रहा है तो मैप में उसकी स्थिति जरूर देख लिया करिएगा। देखिए, ये है झारखंड, आपको देखने को मिलेगा। रांची इसकी राजधानी, इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था राज्य। यहाँ अब देखते हैं कि रांची इसकी राजधानी हो गई। विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें, 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो ये कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राज्यीय सीमा किससे लगती है? गोवा हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं।
1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। सुखमय जीवन का आधार सही निर्णय। तो लोगों को निर्णय लेते रहना चाहिए। एक गलत निर्णय भी जाते जाते एक सबक तो दे ही जाता है। जो जितना अधिक निर्णय लेता है उसे उतना ही अधिक सफल माना जाता है। निर्णय लेते रहने से छोटी मोटी बाधाएं ऐसे ही पार हो जाती हैं। कोई भी निर्णय कितना जल्दी लें अथवा निर्णय लेने में कितना समय लगाएं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। सोचने के लिए भी समय अपेक्षित होता है। हड़बड़ी अथवा उत्तेजना की अवस्था में हम कभी सही निर्णय नहीं ले सकते। किसी के दबाव में लिया गया फैसला गलत हो सकता है। हमें शांत, स्थिर एवं दबाव मुक्त होकर और समस्या के पक्ष पर अच्छी तरह से विचार करके ही किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। कई ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो किसी भी विषय में कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं और समय के हिसाब से जो भी घटित होता है उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग यह तय नहीं कर पाते हैं कि कोई फैसला लें या ना लें और इसी उलझन में उनकी कीमत समय निर्णय की स्थिति में ही गुजरता चला जाता है। यह स्थिति ठीक नहीं है। निर्णय लेने में समस्या की प्रकृति के अनुसार कम या फिर ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन किसी निर्णय को लगातार टालते रहना ठीक नहीं है। कई निर्णय लेने के बाद यह साफ हो जाता है कि किस तरह के निर्णय कभी नहीं लिए जाएं। सही निर्णय जीवन को संवारने का काम करते हैं और गलत निर्णय से सबक लेते हुए आगे बढ़ना मनुष्य की प्रवृत्ति है। जीवन में सही निर्णय लेने का बड़ा महत्व है, लेकिन उससे भी अधिक महत्व है कि सही समय पर निर्णय लेने का। यदि हम उचित समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं तो समय बीत जाने पर बाद में लिया गया निर्णय कितना भी सही क्यों ना हो, उसका कोई लाभ हमें नहीं मिल पाता है। हमें समस्या का सही विश्लेषण करके मस्तिष्क और अंतर्मन दोनों का ही सही उपयोग करके कोई निर्णय लेना चाहिए। हमारा अंतर्मन हमारे जीवन के अनुभवों का संग्रह होता है। बुद्धि हमें व्यवहारिकता प्रदान करती है और जो निर्णय समग्रता अर्थात जीवन के अनुभवों और विचारों के उचित तालमेल से लिया जाता है वही अधिक उचित होता है। ऐसा हर निर्णय चाहे ठीक हो अथवा गलत हो हमारे लिए उपयोगी अवश्य होता है। कई बार हमें किसी ऐसी स्थिति पर भी निर्णय लेना पड़ सकता है जिससे किसी का अहित होने की संभावना हो और ऐसे निर्णय को टालते रहना ही श्रेयस्कर होता है। और यदि हमें किसी सकारात्मक स्थिति पर निर्णय लेना है तो उसे यथासंभव सीख लेकर उसके क्रियान्वयन में देर नहीं करनी चाहिए। क्या पता जीवन में फिर कभी ऐसा कोई अच्छा कार्य करने का अवसर मिले या ना मिले। लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। अच्छा कॉलम ये आप देखिए, टिप्पणियां हैं तो देख सकते हैं, पढ़ना होगा आप लोगों को। तो ये पर्यावरण के मुद्दे पर सजग हो मतदाता। और देखिए हमारे यहाँ के चुनाव की बात भी अजब गजब होती है। आपने कभी सुना है जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण को हमारे देश में चुनावी मुद्दा बनाया गया हो? शिक्षा को, स्वास्थ्य को, इनको अगर आप देखते हैं कि रोजगार, इस तरह के मुद्दे हों तो देश बहुत कुछ पा सकता है। लोकसभा चुनाव में सभी प्रमुख राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अनेक लुभावने वादे कर रहे हैं और तमाम आप देखते हैं कि राजनीतिक दल की रैलियों में भले ही पर्यावरण और जलवायु संकट जैसे मुद्दों पर नेता मुखर ना हो, लेकिन इनके घोषणा पत्रों में जलवायु संकट और उसके समाधान पर काफी बातें की गई हैं। और वायु प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन, गर्मी में बाढ़ और सर्दियों में लू के थपेड़े जैसे अप्रत्याशित पर्यावरणीय बदलाव से कोई भी मतदाता अछूता नहीं है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पहली बार मतदान करने जा रहे युवा मतदाताओं के बीच किए गए एक सर्वे के अनुसार यह वर्ग रोजगार और अर्थव्यवस्था के बाद पर्यावरण को सबसे अहम मुद्दा मानता है। द इंस्टाग्राम ट्रेंड टॉक 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 45% युवा और किशोर 1997 से 2012 के बीच जन्मे वनस्पति आधारित खाद्यान्न को पर्यावरण के प्रति अपनी संजीदगी मानते हैं। और ऐसे में आप देखेंगे कि राजनीतिक दलों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्स्थापना को लेकर अपने अपने वैकल्पिक मार्ग बताए जा रहे हैं। पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को पहली बार भारतीय राजनीतिक दलों ने अलग विषय वस्तु के रूप में मैनिफेस्टो में जगह दी है। और पर्यावरण अनुकूल भारत, तो मोदी सरकार 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को लेकर अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान काफी आक्रामक रही है। भारत ने यूएन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का नवीन लक्ष्य साझा किया है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने 3 पृष्ठ पर्यावरण अनुकूल भारत को लेकर मोदी की गारंटी को दिए हैं। इसमें 44% बिजली उत्पादन की क्षमता गैर जीवाश्म ईंधनों से जीवाश्म स्रोतों से हासिल करने की सफलता का उल्लेख किया गया है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को लेकर चलाए जा रहे लाइफ मिशन को उपलब्धि बताया गया है। पार्टी ने पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान की भावी कार्य योजना में नमामि गंगे कार्यक्रम के आधार पर सभी प्रमुख नदियों के कायाकल्प की बात भी कही है और तटीय क्षेत्रों व हिमालय के वातावरण का संरक्षण तथा मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने जैसे वादे दोहराए गए हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ाने के साथ भारत दुनिया भर में ई कचरे का बड़ा डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में 32 लाख टन ई अपशिष्ट सृजित हुआ है। चीन और अमेरिका के बाद भारत ई कचरा पैदा करने वाला तीसरा बड़ा देश है। भाजपा की ओर से प्रस्तुत किए गए संकल्प पत्र में ई वेस्ट के निस्तारण के लिए कार्यक्रम की शुरुआत एक नई गारंटी के रूप में शामिल है। हालांकि ई कचरा प्रबंधन से जुड़े नए नियम पिछले साल अप्रैल से लागू किए जा चुके हैं, लेकिन अवसंरचना की कमी की वजह से ई कचरे के निपटान में सामुदायिक भागीदारी नगण्य है। कांग्रेस का पर्यावरण न्याय तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 48 पृष्ठ वाले चुनावी मैनिफेस्टो न्याय पत्र में 3 पृष्ठ पर्यावरण न्याय के मुद्दे को दिए गए हैं। पार्टी ने पर्यावरण संकट के समाधान के लिए 13 कार्य योजनाएं प्रस्तुत की हैं और इनमें एक स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन, नई घोषणा, अक्षय ऊर्जा, सतत बुनियादी ढांचे और हरित नौकरियों के निर्माण पर केंद्रित नई डील, निवेश कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई। शून्य कार्बन उत्सर्जन की ग्रीन ट्रांजैक्शन को लेकर आवश्यक फंडिंग में मुख्य विपक्षी दल ने ग्रीन ट्रांजैक्शन फंड ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की है। आपदा प्रबंधन के दायरे में जंगली व पालतू पशुओं और कृषि फसलों एवं बागानों को भी शामिल करने की घोषणा भी एक नया विचार है। जलवायु संकट पर वामपंथ तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के घोषणा पत्र में पर्यावरण को लेकर बहुत सीमित जगह दी गई है। पार्टी ने जलवायु संकट के समाधान के लिए पर्यावरण स्वीकृतियों को असरदार बनाने की बात कही है। नेशनल ऑयल पाम मिशन के बाद बंद करने, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास के नाम पर हो रही पर्यावरणीय क्षरण को रोकने पर जोर दिया गया। शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नेशनल एडॉप्टेशन प्लान NEP तैयार करने के साथ शहरों की वायु गुणवत्ता को सुधारने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए CPIM ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में संशोधन भी प्रस्तावित किया है। पार्टी के मैनिफेस्टो में हिमालय से लेकर उत्तर व पूर्व के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा का जिक्र भी किया गया है, लेकिन इन मुद्दों के वैकल्पिक समाधान पर खामोशी नजर आती है। व्यवहारिक समाधान कम तो जलवायु संकट से निपटने के लिए राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में पर्यावरण को लेकर लच्छेदार बातें अधिक हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के घोषणा पत्रों में वनों की कटाई पर रोक लगाने, पानी और खाद्यान्न की बर्बादी रोकने और बिजली के दुरुपयोग जैसे मुद्दे ठोस कार्य योजना नदारद हैं। वहीं समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल 2029 तक निर्माण उद्योग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सभी खनन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने जैसी अव्यवहारिक प्रस्ताव भी दे रहे हैं। तृणमूल की 10 बड़ी घोषणाओं में पर्यावरण पर कोई बात नहीं किया जाना क्षेत्रीय दलों की पर्यावरण की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करता है। वोट के लिए मुफ्त की रेवड़ी के दौर में कोई भी राजनीतिक दलों के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्ती बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसी कवायद लगती है। वहीं दूसरी ओर भारत ने पिछले 10 वर्षों में शून्य कार्बन उत्सर्जन देश बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ाया है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर उज्ज्वला, सौर ऊर्जा, जैव ईंधन गठबंधन, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, ग्रीन क्रेडिट और ESG समेत कई क्षेत्रों में ठोस नीतिगत पहल का असर दिख रहा है। भारत आज सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व के शीर्ष 4 देशों में शामिल हो चुका है। बावजूद इसके सत्ताधारी दल भी अक्षय ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण की पहल पर चुनावी रैलियों में वोट मांगने से बच रहा है। सवाल है कि भारतीय मतदाता अभी जलवायु संकट और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी पहल पर कितने संवेदनशील हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया है ये भी देख लीजिए। ये लिखा गया है अरविंद कुमार मिश्रा, लोक नीति विश्लेषक हैं। विश्व के कई देशों में जलवायु संकट चुनावी मुद्दा। तो इस साल विश्व में लगभग 40 देशों में आम चुनाव हैं। धरती पर जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की दर बढ़ रही है, जलवायु चुनावी मुद्दा बन रहा है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की जलवायु नीतियों में काफी अंतर है। रिपब्लिकन की ओर से राष्ट्रपति पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप की जलवायु नीति का दुनिया भर में अभी से विरोध शुरू हो गया। यहाँ तक कि कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो कह चुके हैं कि ट्रंप यदि किसी से राष्ट्रपति बनते हैं फिर से, तो जलवायु न्याय की वैश्विक लड़ाई कमजोर पड़ेगी।
और दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को पेरिस समझौते से अलग करने की पक्षधर हैं। ट्रंप अपनी चुनावी रैलियों में तेल और गैस के उत्खनन को बढ़ावा देकर अमेरिकियों को ऊर्जा सुरक्षा देने की बात कह रहे हैं। बाइडेन प्रशासन ने 1920 के बाद पहली बार तेल के उत्खनन पर ऊर्जा कंपनियों पर कर बढ़ाया है। जलवायु न्याय की लड़ाई में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन और भारत जैसे देशों की हिस्सेदारी अधिक चाहते हैं। यूरोपीय आयोग की प्रमुख तथा पूर्व जर्मन रक्षा मंत्री उर्सुला वान डेर दोबारा ईयू की प्रमुख बनने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऊर्जा संकट के समाधान तथा आक्रामक जलवायु नीतियों के जरिए समर्थन जुटा रही हैं। ब्रिटेन में लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच जलवायु नीतियों को लेकर तल्खी किसी से छिपी नहीं है और यहाँ तक कि कोलंबिया में पिछले आम चुनाव में फ्रांसिया मार्केट पर्यावरण से जुड़े आंदोलनों के केंद्र में रही है और कोलंबिया की वर्तमान सरकार के पर्यावरण हितैषी नीतियों के पीछे मार्केट की अहम भूमिका है। न्यूजीलैंड में अक्टूबर 2023 में हुए संसदीय चुनाव के दौरान वहां की मुख्य लेबर पार्टी ने जलवायु घोषणा पत्र जारी किया था। यहाँ प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए द न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी के क्रिस्टोफर लक्सन ने चुनाव प्रचार के दौरान 2025 तक देश को पहला उत्सर्जक कटौती बजट देने का वादा किया था। चुनावों में नेशनल पार्टी ने 10 गुना अधिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना का वादा कर मतदाताओं से पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे पर वोट करने की अपील की थी। 1948 में स्थापित आर्थिक सहयोग विकास संगठन के सदस्य देशों में न्यूजीलैंड के पास सबसे कम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है। हालांकि सरकार के गठन के 6 महीने बाद अब लक्सन द्वारा किए गए चुनावी वादे और व्यवहारिक प्रतिबद्धता में काफी अंतर दिख रहा है और लक्सन की गठबंधन सरकार में जलवायु संकट के साक्ष्यों पर सवाल उठाने वाली विस्टन पीटर्स उप प्रधानमंत्री बनाए गए। मौजूदा सरकार 2018 से तेल व गैस के उत्खनन पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की तैयारी में है और यूरोप में स्वयं को अक्षय ऊर्जा का नेतृत्व बताने वाले नीदरलैंड 2023 में हुए चुनाव से ठीक पहले जलवायु प्रेमियों ने एक आंदोलन कर राजनीतिक दलों को जलवायु संकट पर आईना दिखाया था और यहाँ पिछले चुनाव में बड़े दल के रूप में उभर कर आई पार्टी ऑफ फ्रीडम के नेता ग्रेट बिल्डर ने नई सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के बजाय तेल और गैस उत्खनन की बढ़ने की बात कहकर पर्यावरणीय संकट को लेकर पश्चिम के दोहरे रवैये को उजागर किया है। इनका सब पर प्रभाव पड़ता है, जलवायु परिवर्तन हो या फिर आप देखते हैं कि पर्यावरण को नुकसान हो, लेकिन आप देखते हैं करना कोई नहीं चाहता है, सब दूसरे को आगे करना चाह रहे हैं। ये खरी टामी बनाम रंगा तंज कसा जा रहा है। मतदान में कमी के कारणों की पड़ताल। देखिए, आप देख रहे हैं कि वोटिंग कम पड़ रही है, वोटिंग प्रतिशत कम पड़ रही है, तो आप लोग बताइए कारण क्या है और पढ़ सकते हैं, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं और कुछ पॉइंट आप लोग चुनिए और नीचे आप लोग लिखिएगा जरूर, ठीक। तो ये दैनिक जागरण के जो संपादकीय पार्ट था, एडिटोरियल थे, उस पर बात की और आप लोगों ने जैसा कि कहा था जनसत्ता का हमें जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहता है उस पर बात करनी चाहिए। तो ये आप देखेंगे कि मुसीबत बनता आबादी का असंतुलन, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहता है, इसे भी देख लेना चाहिए। आज तमाम विकासशील देश बढ़ती आबादी और संस्थाओं की कमी की वजह से परेशान है। दूसरी तरफ विकसित देशों में घटती जन्म दर, खासकर नौजवानों की घटती आबादी से आर्थिक और सामाजिक ताने बाने पर पड़ रहे असर से कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं और 2022 के संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले 8 देशों की आबादी कम हो गई है और जिनमें ज्यादातर देश यूरोप के हैं और जापान में पिछले कई वर्षों में से जनसंख्या में कमी और बुजुर्गों की बढ़ती आबादी की वजह से सामाजिक और आर्थिक हालत पर असर पड़ा है। इससे कई तरह के असंतुलन पैदा हो गए हैं। द लेसेंट में 20 मार्च 2024 को प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक भारत में आबादी का असंतुलन लगातार बढ़ रहा है और लड़कियों की जन्म दर घटने के कारण सामाजिक ताने बाने पर बुरा असर पड़ रहा है और भारत में जीवन शैली में बदलाव की वजह से युवा शादियां विलंब से करने लगे हैं, जिससे संतान होने में देर हो रही है और जिसका असर बच्चों के लालन पालन, उनकी शिक्षा और सेहत पर पड़ रहा है और इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। तो रिपोर्ट के अनुसार 1950 यानी कि 74 वर्ष पहले तक भारत की प्रजनन दर 6.2% थी, जो 2021 आते आते घटकर 2% से कम रह गई। अनुमान के मुताबिक 2050 तक प्रजनन दर घटकर 1.29% और 2100 में घटते घटते 1.04 पर पहुंच जाएगी और इसे भारत के लिए किसी भी नजरिए से अच्छा नहीं कहा जा सकता है और गौरतलब है कि प्रजनन दर 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है, यानी इस दर पर आबादी स्थिर रहती है और इससे कम होने पर घटने लगती है। युवाओं की आबादी घटने का मतलब है वृद्धों की आबादी में वृद्धि और वृद्धों की आबादी बढ़ने का मतलब है कि श्रम शक्ति में कमी आना। यदि किसी भी देश के लिए जोखिम की स्थिति हो सकती है, भारत को भी ये कि 2 दशक बाद श्रम शक्ति की कमी से कई तरह की समस्याओं का सामना करना
पड़ सकता है। विकसित देशों में प्रजनन दर लगातार कम हो रही है, और जैसे युवाओं की तादाद कम और बुजुर्गों की बढ़ रही है, यानी जन्म और मृत्यु दर में असंतुलन पैदा हो गया है। अध्ययन के मुताबिक 2030 तक स्पेन, दक्षिण कोरिया, रूस, सिंगापुर और जर्मनी की आबादी घटती शुरू हो जाएगी घटनी, और इस के अलावा भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार की आबादी की रफ्तार भी थम सकती है। अभी कई विकसित देशों में बच्चों की जन्म दर बहुत तेजी से घट रही है। इसमें सिंगापुर और जापान प्रमुख है। सिंगापुर में जन्म दर 0.97% और जापान में 0.6% और कोरिया में 0.72% है। और याद रहे कि जापान ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए युवाओं को इनाम दे रहा है, और इसके बावजूद शादी करने वाले युवाओं की संख्या लगातार कम हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि जापान में शादी न करने वाले युवाओं की संख्या लगातार घट रही है। और आप देखिए 2023 में महज 4 लाख युवाओं ने शादियां की थी। इसी तरह सिंगापुर में 2023 में 26,500 युवाओं ने ही शादियां की। और इसलिए जापान सिंगापुर में जन्म दर में लगातार गिरावट आ रही है, और सिंगापुर इस समय दोहरे संकट से जूझ रहा है। और एक तरफ जन्म दर में बेतहाशा कमी आ रही है, और दूसरी तरफ देश की बहुत बड़ी आबादी बूढ़ी हो रही है। जन्म दर में यह कमी जापान और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था पर सीधे असर डाल रही है। आबादी के मामले में चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और उसमें आप देखें उसकी आबादी 2100 तक आज के स्तर से आधी यानी कि 1.4 अरब से घटकर 77.1 करोड़ रह सकती है। मगर दुनिया के तमाम विकसित देशों में आबादी घटने की वजह लगातार बढ़ रही है। इनमें अफ्रीकी देशों के अलावा मुस्लिम देश भी शामिल हैं। दुनिया के जिन देशों में जन्म दर बहुत अधिक है, उनको संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए कि जनसंख्या का घनत्व लगातार बढ़ने के कारण कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। उन समस्याओं में पीने की पानी, पोषण युक्त खाद्यान्न के अलावा दवाओं और रोजगार की कमी जैसी समस्याएं शामिल है। भारत भी इसी समस्याओं का सामना वर्षों से कर रहा है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में पानी, खाद्यान्न और रोजगार पर गौर करने के कारण इनमें कमी भी देखी जा रही है। फिर भी जनसंख्या घनत्व अधिक होने और जीवन शैली में बदलावों की वजह से बच्चों के जन्म दर में कमी देखी जा रही है। मगर बूढ़े हो रहे लोगों की संख्या जापान की तरह भारत में भी बढ़ रही है, और इस पर तुरंत गौर करने की जरूरत है। वहीं भारत के पड़ोसी खासकर बांग्लादेश, म्यांमार से पलायन कर रहे, भारत में चोरी छिपे रह रहे लाखों लोगों की वजह से भी जनसंख्या घनत्व पर असर पड़ रहा है। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि का लक्ष्य हासिल करना बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए प्रजनन दर में कमी लाने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने की जरूरत है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बच्चों की जन्म दर काफी अधिक है। इसलिए इन राज्यों को परिवार नियोजन पर अधिक ध्यान देना होगा। और इसी के साथ भारत में युवाओं की बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार है, और इससे आप देखते हैं कि जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा देश के विकास में बाधा बना रहता है। और इसलिए रोजगार की समस्या को प्राथमिकता के स्तर पर हल करने की जरूरत है। यूं तो बढ़ती आबादी पर रोक लगाने और बेरोजगारी की समस्या हल करने के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए, लेकिन आज भी करोड़ों की तादाद में भारत के युवा बेरोजगार हैं। इसलिए गैर बराबरी की समस्या भारतीय समाज में भी तेजी से बढ़ रही है। भारत आप देखेंगे एक विकसित देश बने, इसके लिए जरूरी है कि बढ़ती आबादी पर रोक लगाई जाए और सबको शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं समान रूप से हासिल हो। गांवों से शहरों की तरफ पलायन को रोकना भी जरूरी है, क्योंकि पलायन से कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं और जनसंख्या असंतुलन लगातार बढ़ता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार जनसंख्या समस्या का सबसे बेहतर समाधान है सेहत और शिक्षा संबंधी सुधार का लगातार प्रसार किया जाए और गुणवत्ता में तेजी लाई जाए। आज जरूरत है कि स्त्री पुरुष जनसंख्या संतुलन को बनाए रखने में आ रही बाधाओं को खत्म करने की, और इसके लिए सरकार की नीतियों और योजनाओं को आम आदमी का भरपूर समर्थन मिले, ताकि जनसंख्या का असंतुलन ना हो और बढ़ती गैर बराबरी की समस्या में कमी लाई जा सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत अपनी बेहतर नीतियों और योजनाओं से इस समस्या से कुछ वर्षों में पार पा लेगा। अच्छा लिखा गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव, तो आप लोग जरूर बताइए। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए, ईमानदारी से आगे बढ़िए। धन्यवाद।